नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के साथ अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेदिता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज मैं अपने जीवन में घटी एक डरावनी घटना आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो आज से लगभग 2 साल पहले की है। दरअसल मैं अपने पति के साथ दिल्ली की एक सोसाइटी में एक फ्लैट रेंट पर लिया था। अभी हमें वहां आए हुए लगभग 10 दिन हुए थे। सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था। एक पड़ोस की रहने वाली ज्योति से मेरी जान पहचान भी हो गई थी। हम दोनों अब शाम को खाना खाने के बाद, घर का सारा काम करने के बाद ऐसे ही टहलने के लिए सोसाइटी में निकल जाया करते थे। ज्योति भी वहां पर अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। वे लोग भी हमारी तरह ही रेंट पर रहते थे। उनके पति की नाइट शिफ्ट होती थी, जिसकी वजह से वो रात के लगभग 10 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे और मेरे पति वो ऑफिस से थके हारे आते थे। इसलिए शाम को खाना खाने के बाद मोबाइल देखना या अपने घर वालों से बातें करते रहते थे। इसलिए मैं और ज्योति हम दोनों कुछ वक्त गुजारने के लिए ऐसे ही सोसाइटी में टहलने के लिए निकल जाया करते थे। उस वक्त सर्दियों का मौसम था और हम दोनों ऐसे ही टहलते हुए सोसाइटी का जो गार्डन था उसके पास में होकर एक रास्ता पीछे की साइड में जो फ्लैट थे उनकी तरफ जा रहे थे। वहां से टहलते हुए गुजर रहे थे कि हमने देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र 10 साल के आसपास थी वो वहां पर खड़ी हुई थी। अंधेरे में ठीक तरीके से उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो गार्डन में जो पेड़ था उसकी छाया गार्डन की चारदीवारी से बाहर की तरफ आ रही थी। वहां खड़ी हुई थी, परंतु देखने में लग रहा था कि वो 10 साल की है। उस वक्त उस बच्ची को देखकर हम सोचने लगे कि इतनी ज्यादा सर्दी है और ये बच्ची बिना कुछ पहने बस एक नॉर्मल सी फ्रॉक में यहाँ पर खड़ी हुई है। तभी ज्योति बोली, होगी कोई अपने घर वालों के साथ, हमारी तरह खाना खाकर कुछ देर के लिए टहलने आई होगी। ये कहकर हम लोग आगे चल दिए। वैसे भी उस सोसाइटी में हमारी किसी से ज्यादा जान पहचान नहीं थी। हमें तो आए कितने दिन हुए थे, ज्योति को भी आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। लगभग 1 घंटा तक घूमने के बाद हम वापस आए और जाने लगे तो तभी हमारी नजर उस तरफ गई जहां पर वो लड़की अभी भी खड़ी हुई थी। ये देखकर हम दोनों को हैरानी हुई कि इतनी देर से ये लड़की एक ही जगह पर क्यों खड़ी है, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल फ्रॉक में। क्या इसे सर्दी नहीं लग रही? फिर सोचा होगी कोई। ऐसे में इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम दोनों अपने अपने घर आ गए थे। उस वक्त हमें ऐसा लगने लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चलकर हमारे ही साथ में आ रहा है। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए हम दोनों ने पीछे की तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा है। किसी के चलने की, उसके कदमों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ऐसे में हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो अब वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अपने पति विजय की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रहे थे। शायद ऐसे ही मन को कोई भ्रम होगा। ये सोचकर मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और फिर से सो गई। अभी मुझे नींद आई थी कि तभी मेरे कानों में ऐसी आवाज गूंजने लगी जैसे कोई रो रहा है। किसी के रोने की आवाज मेरे कानों में धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसे में घबराते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि खिड़की के उस तरफ कोई साया खड़ा हुआ था। यह देखकर मैं डर गई थी, क्योंकि हमारा फ्लैट 4थे माले पर था और जिस तरफ वो खिड़की थी उस तरफ न तो कोई किसी की बालकनी थी और न ही बगल में कोई फ्लैट था। ऐसे में कोई इतनी ऊपर कैसे आ सकता है, ये सोचकर ही घबराने लगी। अब मैंने जल्दी से विजय को जगाया और उसे इस बारे में बताया। मेरी बात सुनकर वो नींद में बोला, कैसी बातें कर रही हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ। ये सुनकर मैं घबराते हुए बोली, नहीं, एक बार जाकर देखो।
क्योंकि अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस तरफ अकेली देख सकूं। तो मेरी बात सुनकर विजय बोला, ठीक है चलो। अब हम दोनों ने जाकर खिड़की खोलकर देखा। अब कोई भी हमें नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं काफी हैरान रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने खुद उस साए को खिड़की के इस तरफ खड़ा हुआ देखा था। तभी विजय मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या यार, तुम्हें भी सुबह ऑफिस जाना है और वैसे भी यहां कौन आ सकता है? ये तो तुम्हें भी पता है कि इतनी ऊंचाई पर हमारा फ्लैट है। जरूर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा या कोई भ्रम हुआ होगा। ये कहकर वो वापस होने के लिए चला गया। अब मैं भी यही सोचने लगी कि हाँ, ये बात तो सही है। इतनी ऊंचाई पर तो कोई नहीं आ सकता। शायद मुझे ऐसे ही भ्रम हुआ होगा। ये सोचकर मैं भी सोने के लिए लेट गई और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई। अगले दिन सुबह होते ही घर के कामकाज में वक्त गुजर गया। दोपहर को थोड़ा बहुत वक्त बचा तो मैं ज्योति के यहाँ चली गई थी। उससे बातें करने लगी और बात ही बातों में मैंने उसे कल जो कुछ हुआ था वो सारी बातें बताईं। ये सुनकर उसे भी हैरानी हुई कि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वही सब कुछ उसके साथ हुआ था। अब तो हम दोनों काफी हैरान रह गए कि ये दोनों के मन का भ्रम तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई बात तो है। फिर सोचा कि फिर कभी होगा तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये सोचकर हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दिन भी गुजर गया था। रोजाना की तरह शाम को खाना खाने के बाद, घर का सारा काम करने के बाद, रात के लगभग 8 बजे हम दोनों उस सर्दी के मौसम में कुछ देर टहलने के लिए निकल गए थे। वैसे उस वक्त काफी सर्दी पड़ रही थी, तो ऐसे में हमने ऊनी कपड़े अच्छे से पहने हुए थे। हम बातें करते हुए टहलते हुए जा रहे थे। तभी उस रास्ते की तरफ हमारी नजर गई तो हमने देखा कि कल जो लड़की खड़ी हुई थी वो आज भी उन्हीं कपड़ों में खड़ी हुई थी। ये देखकर हम दोनों हैरान रह गए। अब ज्योति मेरी तरफ देखते हुए बोली, यार ये कैसे हो सकता है? माना कि कल तो ये लड़की अपने घर वालों का या किसी का इंतजार कर रही होगी, लेकिन आज भी ये यहाँ खड़ी है। और हैरानी की बात तो ये है कि इतनी सर्दी में ऊनी कपड़े पहनने के बाद भी हमें सर्दी लग रही है और ये बस एक नॉर्मल सी फ्रॉक पहनकर खड़ी है। तो मैं बोली, हाँ ये बात तो है, शायद ऐसे ही खड़ी होगी। उस वक्त भी हम दोनों ने उसके पास जाना, उससे बात करना ठीक नहीं समझा और हम दोनों वहां से चले गए थे। लगभग 1 घंटे के बाद 9 बजे के आसपास जब हम वापस लौट रहे थे तो हमने देखा कि आज भी वो लड़की वहीं पर खड़ी थी। अब तो हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मैं ज्योति की तरफ देखते हुए बोली, मैं जाकर देखती हूँ कौन है। बातें करती हूँ कि आखिर ये रोजाना यहाँ पर खड़ी क्यों रहती हैं, कौन से फ्लैट में रहती हैं। शायद कुछ बता पाए तो हमें भी कुछ पता चले। ये सुनकर ज्योति बोली, हाँ लेकिन जिस तरह ये लड़की कल खड़ी हुई थी आज भी खड़ी हुई है। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है। और वैसे भी हम दोनों यहाँ अकेले हैं। लगभग सोसाइटी के सारे लोग सो गए होंगे। ऐसे में उस बच्ची के पास जाना मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा। ये सुनकर मैं हंसते हुए बोली, यार कैसी बातें कर रही हो, छोटी सी बच्ची है, हमारा क्या करेगी? एक बार जाकर पूछने में क्या जाता है। अब ज्योति बोली, हाँ लेकिन उस लड़की के रूप में कोई छलावा भी तो हो सकता है। हमारे गांव में भी एक बार ऐसा ही हुआ था। एक छोटे बच्चे ने रात के अंधेरे में एक राह चलते आदमी को मदद के लिए अपने पास बुलाया और वो एक छलावा था। तब से घर वालों ने साफ इनकार किया है कि रात के अंधेरे में अकेले, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना खड़ा हो, उसके पास ना जाए तो बेहतर है। ये सुनकर मैं हंसते हुए बोली, यार कैसी बातें कर रही हो। वैसे ज्योति गांव की रहने वाली थी और वो अक्सर अपने गांव की ये भूत प्रेत की बातें सुन चुकी थी। ऐसे में उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी तो मैं उसकी तरफ देखकर बोली, अरे यार ये भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है और जीती जागती लड़की हमें दिखाई दे रही है। तुम्हें कहीं से डरावनी दिखाई दे रही है जिससे लगे कि वो कोई आत्मा हो या कोई चुड़ैल हो। अब ये सुनकर ज्योति कुछ बोलती उससे पहले ही मैं वहां पर चली गई और ज्योति अपनी जगह पर खड़ी होकर घबराते हुए मेरी तरफ देखने लगी थी। अब मैं उस बच्ची के पास गई और जाकर बोली, बेटा कौन हो तुम और कौन से फ्लैट में रहती हो? कल भी तुम यहाँ पर खड़ी हुई थी और आज भी यहाँ पर खड़ी हो। कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम में हो? ये सुनकर उस लड़की ने घूर कर मेरी तरफ देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। अब ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तभी उस लड़की ने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो मुझे खींच कर ले जाने लगी। वो लड़की इतनी तेजी से मुझे खींच रही थी कि मैं अपने हाथ की पकड़
उस लड़की से नहीं छुड़ा पा रही थी और वो मुझे खींचते ही ले जा रही थी। इतनी छोटी बच्ची और इतनी आसानी से मुझे खींच कर ले जाए, ये तो मेरे लिए हैरानी की बात थी। अब मैं हड़बड़ाते हुए बोली, बेटा ये क्या कर रही हो, मेरा हाथ छोड़ो। परंतु वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाने लगी तो ये देखकर ज्योति भी घबराते हुए मेरी तरफ भागने लगी थी। अब ज्योति ने और मैंने दोनों ने उस बच्ची से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन नहीं छुड़ा पा रहे थे। ये देखकर मैं और ज्योति दोनों ही चिल्लाने लग गए थे। हमारे चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के जो फ्लैट में लोग रह रहे थे वे भी अपने अपने फ्लैट से बाहर निकल आए। उन लोगों को आते हुए देखकर वो लड़की गार्डन की जो चारदीवारी थी उससे दूसरी साइड पलक झपकते ही उछलकर इस तरह कूद गई कि हमारी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। अब फ्लैटों में से निकलकर लोग हमारे पास आए और बोले, क्या हुआ? तो घबराते हुए मैंने और ज्योति ने सारी बात बताई। ये सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक बूढ़ी सी औरत बोली, कैसी बातें कर रही हो बेटा? एक इतनी सी छोटी सी बच्ची तुम्हें आसानी से इस तरह खींच कर ले जाइए और तुम डर जाओ, ये तो यकीन करने वाली बात नहीं है। ये सुनकर मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, मैं सच कह रही हूं, वो लड़की कोई मामूली नहीं थी। जिस तरह वो यहां से कूद कर गई सच में हैरान कर देने वाली बात थी। तभी एक आदमी बोला, लेकिन गार्डन का गेट तो बाहर से लॉक है, एक बार गार्डन में देखते हैं। ये कहते हुए उन लोगों ने उस गेट को खोला और पूरे गार्डन में ढूंढ लिया, लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। अब वो आदमी हमारे पास आकर बोले, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। परंतु अब मैं और ज्योति उन्हें कैसे यकीन दिलाए। तभी फ्लैट में रहने वाली कुछ औरतें बोली, इतनी भयंकर सर्दी में बेवजह ही परेशान कर दिया। पता नहीं कैसे कैसे किराएदार रहने आ जाते हैं यहाँ पर, जिन्हें जरा सी भी तमीज नहीं है। ये कहते हुए भला बुरा कहते हुए वहां से चली गई तो मैं और ज्योति घबराते हुए कुछ ना बोल पाए। हम दोनों वापस आ गए थे। अब हमें डर लग रहा था। उस वक्त ज्योति तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पास में से भागते हुए गुजर गया हो और हमारे कान में कुछ बोल गया हो। घबराते हुए चारों तरफ देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो ज्योति बोली, यार वो इतनी छोटी सी बच्ची तुम्हें जिस तरह खींच कर ले जा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बहुत ज्यादा ताकत हो। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। ये सुनकर मैं बोली, हाँ मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगता। वो मुझे अजीब तरीके से घूर कर भी देख रही थी। ये कहते हुए हम दोनों इस बारे में बातें कर रहे थे। वैसे भी ज्योति भूत प्रेत पर कुछ ज्यादा ही यकीन करती थी तो मेरी तरफ देखकर बोली, आज तुम मेरे साथ सो जाओ। वैसे भी मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और मेरे पति भी अब ड्यूटी पर चले गए होंगे। ये सुनकर मैं बोली, ठीक है। अब हम दोनों वापस लौट आए। मैंने अपने पति विजय से इस बारे में कहा कि मैं ज्योति के पास सो जाऊं। वो बोल रही हैं आज उसे थोड़ी घबराहट हो रही है, तो विजय ने भी मुझे सोने के लिए बोल दिया था। वैसे विजय को मैंने जो कुछ हुआ था उस बारे में नहीं बताया, क्योंकि विजय भी उन लोगों की तरह मेरी बातों पर शायद यकीन नहीं करता। फिर मैं ज्योति के घर चली गई। अब हम दोनों उनके घर पर सोने के लिए उसके कमरे में चले गए। कुछ देर तक तो ऐसे ही घबराहट होती रही। फिर हमने सोच लिया कि अब हम उस रास्ते की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये सोचकर कुछ देर तक बातें करते रहे, लेकिन अब हम दोनों को ही डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम था कि अचानक बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज आने लगी। ये सुनकर हम दोनों हैरान रह गए कि ये कैसी आवाज, जबकि अभी कुछ देर पहले मैं भी टॉयलेट करने के लिए गई थी। तब तो ऐसा कुछ नहीं था और ज्योति ने भी बताया कि सारे नल और शावर बंद हैं, लेकिन ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई शावर चलाकर नहा रहा हो। ये सुनकर ही अब हमें घबराहट होने लगी। हम दोनों घबराते हुए वहां पर गए तो शावर तो बंद था और कोई नल भी खुला हुआ नहीं था, लेकिन बाथरूम में जो पानी गिरा था वो साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि ये पानी अभी सच में ही किसी ने बाथरूम में फैलाया है या फिर पहले से ही फैला हुआ था। अब ज्योति को घबराते हुए देखकर मैं बोली, कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही मन का भ्रम था। चलो, शायद बगल वाली फ्लैट की आवाज हमें ऐसी लगी होगी कि हमारी बाथरूम से आ रही है। ये कहकर फिर हम जब वापस आने लगे तो हमें ऐसा लगा जैसे घर रसोई में से तेज तेज बर्तनों के गिरने की आवाज एक साथ में आई हो। ये देखकर तो हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए और उस तरफ गए तो बर्तन नीचे फैले पड़े थे, लेकिन कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई थी।
फिर भी एक दूसरे को तसल्ली देते हुए ये सोचकर कि शायद कोई चूहा गलती से आ गया होगा, जबकि पता था कि पूरी सोसाइटी में ही चूहा नहीं होगा, या फिर रसोई की खिड़की खुली हुई थी तो हवा की वजह से बर्तन गिर गए होंगे। हम वापस कमरे में आ गए और सोने के लिए लेट गए थे, लेकिन घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तभी किसी के तेज तेज कदमों के चलने की आवाज हमें सुनाई देने लगी। ये देखकर घबराते हुए हमने इधर उधर देखा, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। अब ज्योति घबराते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, यहां कुछ ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम दोनों के साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? यह सुनकर मैं ज्योति की तरफ देखकर बोली, कुछ नहीं है, लगता है कि बगल वाली फ्लैट की आवाज आ रही होगी। तो ज्योति हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोली, नहीं, कुछ ना कुछ तो है। रसोई के बर्तन जिस तरह गिरे थे, बाथरूम में जिस तरह आवाज आई थी, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। तो मैं बोली, कुछ नहीं है। ये सोचकर एक दूसरे को तसल्ली देते हुए हम लोग सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन इतना ज्यादा डर लग रहा था कि अब आंखें बंद करते हुए भी घबराहट हो रही थी। ज्योति तो मुझसे भी ज्यादा घबराई हुई थी। ऐसे में ज्योति ने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा चलाकर रख ली, जिससे कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया और हमें भी थोड़ी हिम्मत मिली, तो हम भी फिर आंखें बंद करके सो गए। अचानक आधी रात को ऐसा लगा जैसे कोई तेज तेज आवाज में रो रहा हो। यह सुनकर हड़बड़ाते हुए हमारी नींद खुल गई। अब मोबाइल की तरफ देखा तो वो स्विच ऑफ हो चुका था, जिसकी वजह से हनुमान चालीसा भी नहीं चल रही थी। परंतु किसी के रोने की आवाज सुनकर ज्योति ने घबराते हुए अपनी बेटी की तरफ देखा, जो गहरी नींद में सो रही थी। तो फिर यह आवाज कैसी? ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज जो रसोई है उस तरफ से आ रही थी, परंतु अब हम दोनों में ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस तरफ जा सके। उस वक्त ज्योति तो थर थर कांप रही थी। फिर मैं हिम्मत करके, जो इन भूत प्रेत जैसी बातों पर बहुत कम यकीन करती थी लेकिन आज घबरा रही थी, बोली, मैं देखकर आती हूं। यह कहकर मैं रसोई की तरफ गई। वहां जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत करीब से मेरे पीछे पीछे चल रहा है। यह महसूस होते ही घबराते हुए पीछे की तरफ देखा, परंतु जब हम वापस लौट रहे थे तो वही लड़की उन्हीं कपड़ों में फिर से हमें खड़ी हुई दिखाई दी। ये देखकर हम दोनों के ही होश उड़ गए। हम घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगे तो वो लड़की हाथ के इशारे से हमें बुला रही थी। ये देखकर तो हम दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए और जल्दी से भागते हुए अपने फ्लैट में आ गए। दिल की धड़कन जैसे बढ़ गई थी। ज्योति तो मुझे भी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोई ना कोई गड़बड़ है, या फिर वो लड़की ऐसे ही हमें डराने की कोशिश कर रही है। उस वक्त ज्योति को मैंने समझाया कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही वो लड़की हमें डराने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर भी वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। उस रात उसके पति की छुट्टी थी, इसलिए वो अपने घर चली गई, वरना आज भी मुझे अपने साथ ले जाती। मैं भी अपने फ्लैट में वापस आ गई थी। विजय तब तक मोबाइल देख रहा था। मैंने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उसे बताऊंगी तो वो मजाक में ही इन बातों को ले लेगा और हम पर हंसेगा कि एक छोटी सी बच्ची से ही हम घबरा गए। कुछ देर बाद हम लोग सो गए। आधी रात का वक्त था। जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों में बार बार तेज आवाज में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नींद में होने की वजह से मैंने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। तभी अचानक कमरे में भयानक रूप से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर घबराते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने सामने की तरफ देखा कि जिस तरफ मेरे कमरे की बालकनी थी, वहां बालकनी के दरवाजे के पास कोई लड़की बैठे हुए रो रही थी। ये देखकर घबराते हुए मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। पहले सोचा कि विजय को जगाऊं, लेकिन फिर सोचा कि वैसे ही ऑफिस में बहुत ज्यादा थक जाते हैं और बेवजह ही मुझ पर चिल्लाएंगे। ये सोचकर कुछ देर तो मैं ऐसे ही बैठी रही, जब वो आवाज तेज तेज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की किसी तकलीफ में है और तड़पते हुए रो रही हैं। तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और उस तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए गई। वहां जाकर घबराकर हड़बड़ाते हुए मैंने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ कैसे आई हो तुम? अब जैसे ही मैंने ये कहा तो उस लड़की ने घूर कर मेरी तरफ देखा। ये वही लड़की थी जो हमें दिखाई देती थी। उसे वहां देखकर मैं एक पल के लिए बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसका पूरा शरीर सड़ा गला सा था, फटे पुराने से कपड़े पहने हुए थे
और उससे बहुत ज्यादा भयंकर बदबू आ रही थी। अब ये देखकर घबराते हुए मैंने विजय को आवाज लगाना शुरू कर दिया। हड़बड़ाते हुए विजय की भी नींद खुल गई। वो भागते हुए जैसे ही मेरे पास आया तो वो लड़की बालकनी में से नीचे की तरफ छलांग लगा गई। ये देखकर मेरी तो सांसें ही गले में अटक गईं। मुझे इस तरह घबराई देखकर विजय ने पूछा, क्या हुआ? तो मैं डरते हुए बार बार बालकनी से नीचे की तरफ इशारा कर रही थी। फिर मैंने भागकर खुद भी विजय के साथ बालकनी से नीचे की तरफ देखा, लेकिन कोई भी लड़की हमें दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई लड़की ऊपर से छलांग लगाए और उसे कुछ भी ना हो, और वैसे भी वो लड़की बालकनी में आई कैसे? ऐसी हजार बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। जब विजय ने बार बार पूछा तो मैंने घबराते हुए उसे सारी बात बताई। वैसे विजय मेरी तरह शहर में पला बड़ा था। भूत प्रेत जैसी बातें उसे बेफिजूल और अंधविश्वास लगती थीं, इसलिए उसने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और बोला, कैसी बातें कर रही हो यार? आखिर तुम्हें आजकल हो क्या गया है? कुछ भी उलटी सीधी बातें करती रहती हो। जरूर उस ज्योति के साथ रहने पर उसी की संगत का असर है। वो तो गांव की रहने वाली है, ऐसी उल्टी सीधी बातों पर तुरंत यकीन कर लेती है। और गांव में वैसे लोगों को कुछ काम तो है नहीं, बस ये बेफिजूल की उल्टी सीधी बातें करते हैं। और ये भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। जरा दिमाग से तो काम लो कि इतनी ऊंचाई पर हमारा फ्लैट है, तो यहां बालकनी में कोई लड़की कैसे आएगी? विजय गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाई। अब वो वापस जाकर बेड पर सोने के लिए लेट गया। अब ये देखकर डरते हुए मैं भी वापस आकर सो गई थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने उस लड़की को देखा तो था। वो बालकनी में से कूद गई। क्या सच में ही वो कोई आत्मा थी? नहीं नहीं, भला ये आत्मा भूत ये सब कुछ थोड़ी ना होता है। ऐसी हजारों बातें मेरे दिलो दिमाग में घूम रही थी। मैंने विजय की तरफ देखा, जो कुछ ही देर में सो गया था, तो मैं अब अपने आप से बोली, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, लेकिन विजय सच कह रहा है। आजकल मैं भी कुछ उल्टी सीधी बातें ज्यादा ही सोचने लगी हूं। ये सोचकर मैंने भी सोने के लिए आंखें बंद कर ली और सो गई। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई। अगले दिन मैंने ज्योति से इस बारे में बातें की तो मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई। तभी उसने बताया कि उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं बोली, शायद मेरे भी मन का भ्रम होगा। अब ज्योति बोली, नहीं, कोई ना कोई बात तो है। मुझे तो लगता है वो लड़की कोई आत्मा है, लेकिन वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे हम लोग किसी पंडित जी को बुलाते हैं और इस बारे में पूछते हैं, सब पता चल जाएगा। अब ये सुनकर मैं बोली, अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मन का भ्रम है और हम हैं कि बस इस भ्रम को बढ़ाते ही जा रहे हैं और बेवजह ही डर रहे हैं। अब ज्योति बोली, कभी कभी कुछ बातें यकीन करने लायक नहीं होती, लेकिन उन पर यकीन करना चाहिए। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। तो मैं बोली, अगर ऐसी वैसी कोई आत्मा होती तो इस तरह डर कर नहीं भागती। अगर वो मुझे दिखाई दे सकती हैं तो फिर विजय को दिखाई क्यों नहीं देती? लगता है विजय से घबराकर भाग जाती हैं। अब तुम ही बताओ, भूत प्रेत भला कभी किसी से डरते हैं? नहीं ना। और ये सारी बातें होती नहीं हैं, बस लोगों की बनाई हुई बातें हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी आजकल में कुछ हॉरर मूवी सीरियल आते हैं, उन्हें ज्यादा ही देखने लग गई हूं, जिसकी वजह से ऐसे ही भ्रम हो रहे हैं। अगर वो लड़की कोई आत्मा है तो एक बार मुझे तो दिखाई दे, अच्छे से मुझसे बातें करे, तब मुझे यकीन हो कि हाँ, मुझे भ्रम नहीं हो रहा था, सच में ही मैंने किसी आत्मा से बातें की हैं। ये कहते हुए मैं बस अपनी तारीफ करते हुए ये दिखावा करने के लिए कि मैं किसी से नहीं डरती, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, मैं बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिना सोचे समझे इस तरह कुछ भी बोलकर मैं सबसे बड़ी भूल करने जा रही हूं। उस रात जब मैं विजय के साथ सो रही थी तो आधी रात का वक्त था। मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई भयानक सी आवाज में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आवाज बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जल्दी जल्दी बोल रहा है। यह सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। ऐसे में सोचा कि शायद ऐसे ही मन का भ्रम होगा। तभी मेरी नजर बालकनी की तरफ गई। मैंने देखा कि बालकनी में वही लड़की खड़ी हुई थी। यह देखकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी वो एक हवा के झोंके की तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो इतनी जल्दी में आई थी कि मेरी आंखें भी
फटी की फटी ही रह गई। उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मैं थर थर कांपने लगी। दिमाग ने तो जैसे काम करना ही छोड़ दिया था। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी सोचती शायद ऐसे ही कोई डरावना सपना देख रही हूं या कोई भ्रम हो रहा है, इसलिए आंखों को बार बार खोल कर देख रही थी। और जब यकीन हो गया कि ना तो कोई भ्रम हो रहा है ना कोई डरावना सपना, तो ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये मेरे साथ आगे क्या होने वाला है? कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वही वो लड़की मेरी आंखों के सामने खड़ी अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। ये देखकर मैं कुछ बोलते कुछ करती, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर जकड़ गया हो और मैं अपने हाथ पैरों को हिला तक नहीं पा रही थी। न मेरे गले से आवाज निकल रही थी, बस घबराते हुए उस लड़की की तरफ देख रही थी। तो वो लड़की मेरे पास आई और बड़ी ही भयानक आवाज में मेरे सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें मुझसे मिलना था ना? तो लो, मैं आ गई। तुम्हें मेरा मजाक बनाना था ना? तो देखो, अब मैं तुम्हारे सामने हूं और तुमसे बातें कर रही हूं। उस वक्त उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक और डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची की आवाज नहीं थी, एक आदमी और औरत की मिलीजुली आवाज थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं तो घबराते हुए बस उसकी तरफ देखते ही जा रही थी। तभी वो विजय की तरफ गई तो मैं और ज्यादा डरने लगी कि कहीं ये विजय को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन तभी उसने विजय के सिर पर हाथ रखा और अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसे घूरने लगी। फिर मेरे पास आकर वो अजीब तरीके से घूरते हुए चिल्लाने लगी तो उसके मुंह में से जैसे खून टपकने लगा था और इसके साथ में ही भयंकर बदबू वहां पर आने लगी थी कि सांस लेना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उस वक्त भी वो लड़की हमेशा की तरह सड़ी गली सी फटे पुराने कपड़े पहने हुए दिखाई दे रही थी। अपनी आंखों के सामने उसे देखकर, ये सब कुछ अपने साथ होते हुए देखकर भी मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी वो पलक झपकते ही मेरे सीने पर आकर बैठ गई। ये देखकर मैं थर थर कांपने लग गई थी। अब मुझ पर क्या गुजर रही थी, मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। ये लड़की मुझे जान से मार डालेगी। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की, कुछ भी इसके बारे में बोलकर। यही सब सोचते हुए मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी। वहीं उसके मुंह में से जो अजीब सी काले रंग का खून टपक रहा था, वो मेरे ऊपर टपकते ही जा रहा था। वहीं उसके शरीर से भी खून और मांस गिर रहा था, जो कमरे में उसके चलने की वजह से इधर उधर फैल गया था। तभी उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और जैसे मेरे गाल पर अपने हाथ के नाखूनों से एक झपट्टा मारा कि मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं घबराते हुए चिल्लाने लग गई थी। न जाने कैसे, लेकिन उस वक्त अचानक मेरे मुंह से चिल्लाने की आवाज भी निकल गई थी, जिसे सुनकर हड़बड़ाते हुए विजय की नींद खुल गई। लेकिन आज वो लड़की विजय को देखकर बालकनी से कूदकर नहीं भागी थी। वो इसी तरह विजय की आंखों के सामने मेरे सीने पर बैठी हुई उसे भी दिखाई देने लगी। ऐसे में विजय ने जब उस लड़की को मेरे सीने पर बैठे हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि मैंने तो पहले उस लड़की को देख लिया था। हाँ, ये बात अलग थी कि मैं इन सारी बातों को सब कुछ जानते हुए भी नहीं माना था। लेकिन विजय, वो तो सब कुछ पहली बार देख रहा था। उस वक्त घबराते हुए मैं विजय की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि अपनी आंखों के सामने उस भयानक सी लड़की को देखकर वो कितना ज्यादा डर गया था। वही वो लड़की अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कभी मेरी तरफ तो कभी विजय की तरफ देख रही थी। ऐसे में विजय उस लड़की को देखकर कुछ बोलता, लेकिन जैसे उसकी आवाज भी गले में ही अटक गई थी, हाथ पैर भी उसके हिल नहीं पा रहे थे। विजय बहुत कोशिश कर रहा था अपने हाथ पैरों को हिलाने की, लेकिन तड़प रहा था, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी वो लड़की अजीब तरीके से हमारी तरफ देखकर भयानक रूप से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। फिर बड़ी ही भयानक आवाज में वो मेरी तरफ देखकर बोली, यही चाहती थी ना तू कि तेरे साथ तेरे पति को भी मैं दिखाई दे जाऊं? तो देख दे गई, मैं दिखाई। ये कहते हुए वो हंसने लगी थी। अब पूरे कमरे के जो खिड़की दरवाजे थे वे अपने आप ही आवाज करते हुए कभी बंद होने लगे तो कभी खुलने लगे थे। तभी वो लड़की अजीब तरीके से हमारी तरफ देखने लगी और फिर अचानक भयानक रूप से रोने लगी थी। उसके रोने की आवाज बड़ी ही डरावनी थी, जो चारों तरफ गूंज रही थी। उस वक्त हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या बोलें।
क्या नहीं, दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। बस उस लड़की की तरफ देख रहे थे। फिर वो लड़की भयानक आवाज करते हुए हवा के झोंके की तरह जो बालकनी का गेट लगा हुआ था उसमें से निकलकर बालकनी से नीचे कूद गई। ये देखकर हम दोनों की आंखें तो फटी की फटी ही रह गईं। कुछ देर तक के लिए तो हम दोनों कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर हमारे साथ ये हुआ क्या है। फिर जैसे ही हमारे हाथ पैरों में हलचल हुई तो विजय भागते हुए बालकनी की तरफ गया। उसने नीचे की तरफ देखा, लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब उसने आकर मुझे संभाला। उस वक्त मैं तो बहुत ज्यादा डर रही थी। मेरे शरीर के ऊपर वही काले रंग के उस लड़की के मुंह से निकले हुए खून के टपके कपड़ों पर लगे हुए थे। वहीं उस लड़की के चलने की वजह से कमरे में भी जगह जगह खून और मांस टपक रहा था। ये देखकर हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। हम जो कभी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे, अब सब कुछ देखकर हमें लोगों की बातों पर तुरंत यकीन हो गया था। समझ में आ गया था कि इस दुनिया में अगर लोग भूत प्रेत चुड़ैल इन सब के बारे में बोलते हैं तो ऐसा कुछ होता है। वैसे भी सच कहते हैं लोग कि कोई भी बात हो, जब तक अपनी आंखों के सामने दिखाई नहीं देती तब तक यकीन नहीं होता, और जब अपने साथ ही कुछ हो जाए तो तुरंत यकीन हो जाता है। जो अब हमारे साथ हो रहा था। अब विजय मुझे सहारा देकर पकड़कर बाथरूम तक ले गया। बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे अपने कपड़े चेंज किए, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि कमरे को साफ कर सकूं। उस वक्त डरते हुए हम दोनों कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोल पाए थे। ऐसे में एक एक पल गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हर वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारे साथ कुछ हो न जाए। धीरे धीरे वो रात भी निकल गई थी। हम दोनों जानते हैं कि हमने एक एक पल किस तरह गुजारा था। सुबह होते ही विजय ने अपने घर वालों के पास कॉल किया और उन्हें सारी बातें बताईं। वैसे विजय के घर वाले चंडीगढ़ में रहते थे, हम लोग वहीं के रहने वाले थे, लेकिन विजय की जॉब दिल्ली में थी, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। विजय की बात सुनकर उसके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वैसे उसके पापा इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करते थे, लेकिन उनकी मम्मी इन बातों पर यकीन करती थी। उन्होंने मुझसे भी बातें की, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा डर रही थी, कांपते जा रही थी। ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, तो उन्होंने हमें समझाया कि कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि किसी पंडित जी से जाकर इस बारे में बातें करो या फिर यहाँ पर चले आओ। ये सुनकर अब हम लोग चंडीगढ़ जाने के लिए रवाना हो गए, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी पता नहीं कोई ऐसा पंडित मिलेगा या नहीं जो हमें बता सके कि आखिर ये सब कुछ हमारे साथ में क्यों हो रहा है। जब हम वहां पर पहुंचे तो विजय की मम्मी ने पहले ही किसी पंडित जी से बातें कर ली थी, जो उनके ही जान पहचान के पंडित जी थे। उनके घर परिवार में कोई पूजा पाठ कुछ भी करवाना होता था तो उन्हें ही बुलाते थे। फिर पंडित जी के पास हम लोग गए और हमने इस बारे में जाकर सारी बातें बताई। अब पंडित जी ने हमसे जगह का नाम, सोसाइटी का नाम, साथ में उस लड़की का हुलिया, ऐसी बहुत सारी बातें पूछी। उसके बाद में आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया। फिर एक किताब से कुछ देखा। अब पंडित जी बोले, वो लड़की सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रही थी। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा और कहा, इसे नहीं। फिर विजय की तरफ देखकर बोले, परंतु तुमने ही उस लड़की की आत्मा को देखकर भी सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। तुमने ही उसकी आत्मा का मजाक बनाया था, उन बातों का मजाक बनाया था, और इसी वजह से वो तुम्हारे पति को दिखाई दी है। अब तुमने उस लड़की की आत्मा को नाराज किया है और ऐसे में वो तुम्हें फिर से डराने की जरूर कोशिश करेगी। वैसे यही तो समस्या है आजकल के लड़के लड़कियों की, ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। बुजुर्ग लोगों की बातें तो इन्हें बकवास लगती हैं, और जब किसी समस्या में फंस जाते हैं तब यकीन होता है कि बुजुर्गों ने जो बातें बोली हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अरे उन्होंने दुनिया देखी होती है, उन्हें पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग अपने मन के आगे किसी की नहीं सुनते, ऐसी बातों पर यकीन जो नहीं करते। अब जब इनकी आंखों के सामने सारी सच्चाई आई, इन्होंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा, तब जाकर ही इन्हें यकीन हुआ कि हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये कहते हुए पंडित जी ने हमें अच्छी खासी डांट लगा दी। अब विजय घबराते हुए बोला, लेकिन आखिर वो लड़की है कौन और हमारे पीछे क्यों पड़ी है? क्या चाहती हैं हमसे? पहले उसके पीछे थी तो मैंने ही इसकी बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब वो हमसे चाहती क्या है, कौन है और सिर्फ हमें ही दिखाई क्यों देती हैं, जबकि हम तो उसे जानते भी नहीं। अब हड़बड़ाते हुए मैं बोली,
पता नहीं कौन है, क्यों पड़ी हैं हमारे पीछे। ये सुनकर पंडित जी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोले, वापस जाओ और जहां पर वो लड़की पहली बार तुम्हें दिखाई दी थी उसके आसपास में ही कुछ ढूंढने की कोशिश करो। उस लड़की पर नजर रखो कि वो तुम्हें दिखाई कहां देती है और फिर कहां जाकर गायब हो जाती हैं। वहां तुम्हें ही कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा कि सारी सच्चाई तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगी। और अगर तुम लोगों ने यह कोशिश नहीं की तो वो लड़की कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उस सोसाइटी में वो सिर्फ जिन लोगों को दिखाई दी है उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। और ऐसे में वो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी उस फ्रेंड ज्योति को पहले दिखाई दी थी, परंतु जब तुम उसके पास गई थी और उसने तुम्हें अपने साथ पकड़कर ले जाने की कोशिश की थी, अब वो तुम्हारे पीछे ज्यादा पड़ी है। वैसे तुम्हारी फ्रेंड वो बच्ची उसे भी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो ऐसी बातों पर यकीन करती थी, इसलिए अपने पति के साथ मंदिर चली गई और भगवान से इस बारे में प्रार्थना की, वहां पर पूजा अर्चना की, जिसकी वजह से वो अब उसे दिखाई नहीं दे रही हैं। परंतु अब जब तुम लोग यहाँ आ गए हो तो आज रात वो उसे ही दिखाई देने की कोशिश करेगी। लेकिन घबराना नहीं है, तुम्हें सच्चाई का पता लगाना ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई सच्चाई तो है जो सब लोगों से छुपी हुई है। ये कहकर पंडित जी ने हमें बहुत सारी बातें समझाई और हम लोग ना चाहते हुए भी वापस चले आए, क्योंकि जो कुछ हुआ था वैसे उसके बाद उस सोसाइटी में उस फ्लैट में आते हुए भी हमें डर लग रहा था, लेकिन आना तो जरूरी था ना। वैसे भी हम लोग अब सुबह आकर पहुंचे। जब आए तो ज्योति और उसके पति बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि मेरे और विजय के साथ जो कुछ हुआ था वही सब कुछ उनके साथ भी हुआ था। वे लोग बहुत परेशान थे और गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। अब मैंने और विजय ने उन्हें सारी बात बताई, उन्हें समझाया कि इस तरह गांव जाने से कुछ नहीं होगा, पहले हमें इस बारे में पता लगाना होगा। ऐसे में उन्होंने भी हमारी बात समझी, लेकिन ज्योति बहुत ज्यादा डर रही थी। वैसे डर तो हमें भी बहुत ज्यादा लग रहा था। वही रात होने के बाद फिर जिस वक्त वो लड़की हमें दिखाई देती थी, हम लोग उस तरफ चले गए। हमने देखा कि वो लड़की आज भी वहीं पर खड़ी हुई थी, बिल्कुल उन्हीं कपड़ों में। परंतु आज हमें उसे देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमें पता था कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं है, कोई आत्मा है। अब हमें सच्चाई पता लगनी थी कि आखिर ये लड़की यहाँ क्यों खड़ी रहती है और इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। हम घबराते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे तो वो लड़की पहले तो खड़ी रही, हमारी तरफ देखकर अजीब तरीके से हमें घूरती रही, और फिर जैसे ही हम उसके नजदीक जाने लगे तो वो वहां से गार्डन में कूद गई। लेकिन ज्योति के पति ने भागकर गार्डन के दूसरी साइड से देखा तो हमने देखा कि गार्डन में ही एक कमरा बना हुआ था, जिसमें गार्डन में काम आने वाले कुछ रद्दी सामान पड़े हुए थे। वैसे वो कमरा हमेशा बंद रहता था, बाहर लॉक लगा हुआ था, जिसकी चाबी अक्सर गार्ड के पास रहती थी। तो हमने देखा कि वो लड़की जो गार्डन में कूद कर गई थी वो एक हवा के झोंके की तरह उस कमरे में चली गई। ये देखकर हम लोग हैरान रह गए कि ये लड़की आखिर इस कमरे में क्यों गई है। सोचने लगे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, परंतु अब इसकी चाबी कहां से लेकर आए। ये सोचकर हम लोग गार्ड के पास गए और उससे चाबी मांगी तो उन्होंने बताया कि उसके पास चाबी नहीं है, पुराने वाले गार्ड के पास ही है। ये सोचकर हम लोग और भी परेशान हो गए, क्योंकि जो पुराना गार्ड था वो तो 1 महीने पहले ही कोई इमरजेंसी काम आने की वजह से अपने गांव चला गया था, और जो दूसरा नया गार्ड उसकी जगह आया हुआ था उसके पास इसकी चाबी नहीं थी। अब हम लोग पुराने वाले गार्ड के आने का इंतजार तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका कोई पता नहीं था कि वो कब आएगा। किसी का कॉल भी नहीं उठाता था, शायद हमेशा के लिए बिना बताए अपनी जॉब छोड़कर चला गया था। ऐसे में हमने सोसाइटी के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। पहले तो उन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन नहीं किया, वही पहले भी रात को हमारे साथ जो कुछ हुआ था। ऐसे में जो आदमी औरत थे उन्होंने कहा कि वहां कुछ नहीं है, उन्होंने पूरे गार्डन में देखा है। लेकिन जब मेरे पति ने और ज्योति के पति ने कहा कि एक बार वे लोग हमारी बात पर यकीन करके देखें और उस कमरे को खोल कर देखें, तो सोसाइटी के लोग हमारी बातों पर गुस्सा करने लगे। परंतु तभी सोसाइटी के कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने हमारी बातों पर यकीन किया, और ऐसे में जो गार्डन का जो कमरा बना हुआ था उसके ताले को जैसे तैसे तोड़ा गया। अब जैसे ही उसका दरवाजा खोला तो भयंकर बदबू सबको आई, एक ऐसी बदबू जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये महसूस होते ही हर कोई हैरान हो गया। वैसे भी कमरा बंद था। सर्दियों के मौसम में लोग बहुत कम गार्डन में आया करते थे, और अक्सर सर्दियों के मौसम में बदबू भी कम आती है। शायद इस वजह से उस कमरे में क्या है, इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, और किसी को थोड़ी बहुत बदबू भी आई होगी तो किसी ने सोचा होगा कि शायद कोई
चूहा वगैरह मर गया होगा। सोसाइटी के कुछ आदमी टॉर्च लेकर उसके अंदर गए। पूरे कमरे में बहुत ज्यादा भयंकर बदबू आ रही थी। तभी उन्हें एक बोरी एक साइड में रखी हुई दिखाई दी। ये देखकर उन लोगों ने देखा कि उस बोरी में से खून निकलकर सूखकर फर्श पर जम चुका था। अब ये देखकर तो सब लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि ये तो सबको समझ में आ गया कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। ऐसे में इससे पहले कि उनके लिए ही कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, तुरंत ही पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई और कुछ देर बाद में ही पुलिस आ गई थी। पुलिस ने आते ही उस बोरी को अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर उस बोरी को जैसे ही खोलकर देखा तो सब लोगों का कलेजा ही मुंह को आ गया, क्योंकि उसमें एक बच्ची की लाश थी जो बुरी तरह से सड़ गई थी। उस वक्त ये सब कुछ देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर ये सब कुछ यहां हुआ कब है, लाश कहां से आई, किसी को कुछ पता नहीं था। तभी पुलिस ने तुरंत ही इस बारे में पूछताछ की कि आखिर इस कमरे की चाबी किसके पास रहती थी, और पुराने गार्ड के बारे में सुनकर तुरंत उस गार्ड का पता लेकर वहां की पुलिस को इस बारे में सूचना दी और उसे लाश को पुलिस वहां से लेकर चली गई थी। अब तो पूरी सोसाइटी में हर कोई बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया और वो लड़की आखिर कौन है, क्योंकि सोसाइटी में तो किसी की बच्ची गायब नहीं हुई थी और उसकी लाश वहां तक जाकर कैसे पहुंची। ना जाने कब से वो लाश उस कमरे में थी और उन लोगों को इस बारे में भनक तक नहीं थी। तभी कुछ बुजुर्ग आदमियों ने बताया कि वो उसी बच्ची की लाश थी जो तुम्हें दिखाई देती थी और शायद वो तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहती थी, अपनी लाश तक तुम्हें लाना चाहती थी, इसीलिए वो तुम्हें दिखाई दे रही थी और ये कोशिश कर रही थी। ये कहते हुए वे बात करने लगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वही उस गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले तो उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया कि उसे नहीं पता कि वो सब कुछ उस कमरे में कैसे आया, किसकी लाश थी। लेकिन जब सख्ती से मारपीट करके उससे पूछताछ की गई तो उसने सारा सच मान लिया कि हाँ, उसने ही उस लड़की को जान से मारकर उसकी लाश को उस बोरी में डाला था। फिर उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई, सबका कलेजा मुंह को आ गया। वैसे जो कुछ भी हुआ था वो इस तरह था कि उस गार्ड को शराब पीने की आदत थी। उसकी पत्नी काफी लंबे समय पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। ऐसे में वो एक दिन शराब के नशे में जब अपनी ड्यूटी पर आ रहा था तो उसकी नजर सड़क किनारे फुटपाथ पर रहने वाली एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की को देखकर उसके मन में उसके लिए गंदे विचार आने लगे। ऐसे में कुछ दिन तक तो उसने उस लड़की को देखा। फिर एक रात वो लड़की जो रात को भीख मांगकर अकेले ही फुटपाथ की तरफ जा रही थी, उस गार्ड ने उसे कुछ पैसों का लालच देकर अपने साथ चलने के लिए कहा कि उसे उससे बात करनी है। वो मासूम बच्ची थी, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और वो उस गार्ड के साथ चल दी। वो गार्ड उसे ये लालच देकर लाया था कि अगर वो आज रात उसके साथ चलेगी तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सर्दियों में भी अक्सर सब लोग जल्दी सो जाया करते हैं और सोसाइटी में भी रात के वक्त कम लोग घूमते हैं। ऐसे में वो गार्ड उस बच्ची को अपने साथ लेकर आया और चुपके से उसे कमरे में बैठा दिया। कहीं ये बच्ची कमरे से बाहर ना आ जाए, किसी को कुछ पता न चले, इसलिए उसने उस बच्ची को खाने में कुछ दे दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। फिर आधी रात के वक्त जब वो कमरे में आया तो उस लड़की को होश आ चुका था। वो बहुत ज्यादा डर रही थी और अंधेरे में एक कोने में घबराते हुए बैठी थी। अब उस गार्ड ने उसे देखकर फिर उस लड़की के साथ गलत काम किया। ये देखकर वो लड़की रोने लगी और अपने घर वालों को, सब लोगों को ये बात बताने के बारे में बोलने लगी, चिल्लाने की कोशिश करने लगी। तो ऐसे में वो लड़की चिल्ला न सके, इसीलिए उसके मुंह को भी अपने हाथों से बंद कर दिया, जिसकी वजह से तड़पते हुए वो लड़की बेहोश हो गई। अब उस गार्ड को यह टेंशन होने लगी कि कहीं उसकी सच्चाई पता न चल जाए, क्योंकि वो पहले बहला फुसला कर उस लड़की को यहां ले तो आया था, लेकिन अब बेहोशी की हालत में उसे वापस लेकर कैसे जाएगा। इसीलिए उस गार्ड ने कमरे में गार्डन में काम करने वाले जो सामान पड़े हुए थे, उनमें से ही एक गार्डन की कटाई करने की दांतली रखी हुई थी, उससे उसकी जान ले ली। फिर लाश को कुछ टुकड़ों में काटा और वहीं पर पड़ी हुई एक बोरी में पैक करके रख दिया। वो तो इस फिराक में था कि उस बोरी को कहीं ले जाकर फेंक सके, लेकिन बहुत ज्यादा डर रहा था कि अगर किसी ने देख लिया और कुछ पता चल गया तो क्या होगा। ऐसे में इन सब से बचने के लिए वो बिना सोचे समझे ही अपने गांव भाग गया था। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। ये सुनकर सोसाइटी में रहने वाला हर इंसान दुखी था कि इतने लोगों के बीच में इस कमरे में एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो गया और उन्हें कानों कान खबर तक न हुई।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिसे सोसाइटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी वही ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। फिर उस गार्ड को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था और फिर उसे सजा भी हो गई थी। लेकिन हम लोग इतने ज्यादा घबरा गए थे कि उसी वक्त हम लोगों ने वहां से फ्लैट खाली कर दिया और दूसरी जगह जाकर फ्लैट किराए पर ले लिया था। वही ज्योति और उसके पति भी फ्लैट खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। परंतु ये जो कुछ हुआ था उस डर का इस कदर हमारे दिलो दिमाग पर असर पड़ा था कि कुछ रात तक तो जरा सी आहट होने पर ही हम घबराते हुए उठ जाते थे। कमरे में आज भी लाइट जलाकर सोते हैं और भूत प्रेत पर यकीन न करने वाले हम अब ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। जब हमने वापस चंडीगढ़ जाकर पंडित जी से इस बारे में बात की तो पंडित जी ने बताया कि वो लड़की तुम्हें संकेत ही देना चाहती थी, अपनी लाश के पास तुम लोगों को ले जाना चाहती थी। लेकिन जब तुम लोगों ने उसका इशारा नहीं समझा तो वो गुस्से में हो गई और इसीलिए वो तुम्हें डराने की कोशिश करने लगी थी। वैसे वो बोलकर खुद तुम लोगों को सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन वो इतनी मासूम थी कि उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, जिसकी वजह से तुम लोगों को वो कुछ नहीं बता पाई। वैसे वो बच्ची उस घटिया गार्ड को ही जान से मार देती, लेकिन उसके गले में एक लॉकेट बंधा हुआ था जिसकी वजह से वो बच्ची उसका कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे में उसकी जान बच गई थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ इस डर से हम जैसे तैसे उभरने लगे थे। लेकिन आज भी ये सोचकर हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि इंसान कितना नीचे गिर गया है, कि अपनी हवस में सारी मर्यादा, सारी इंसानियत भूल चुका है। ऐसे हवसी जो किसी को अपनी हवस का शिकार बनाते वक्त एक बार भी क्यों नहीं सोचते। हमारे ही समाज में, हमारे ही बीच इतना सब कुछ हो जाता है और हमें कानों कान खबर नहीं होती। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है और यही आजकल की सच्चाई है कि अगर हम लोग अपनी आंखों से ये सब कुछ होता हुआ देखें तो कहीं कोई पुलिस केस ना हो जाए, हम किसी मामले में ना पड़ जाएं। इसलिए रील बनाने के अलावा हम किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते। आज भी हम किसी औरत के साथ कुछ गलत होता हुआ देखकर कुछ नहीं बोलते। अगर हम एकजुट होकर घटिया लोगों का सामना करें तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी की बहन और बेटी की तरफ नजर उठाकर भी देख सके। लेकिन हमें क्या मतलब है, क्यों बेवजह किसी मामले में पड़े। कौन सी हमारी बहन बेटी हैं, ये सोचकर हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। और न जाने कितनी लड़कियां ऐसे घटिया लोगों का शिकार होती हैं जिनमें से कुछ को तो बेरहमी से मार दिया जाता है और जो जिंदा बचती हैं वो एक जिंदा लाश की तरह बन जाती हैं। जीवन भर अपने साथ हुए उस हादसे को कभी नहीं भूल पाती। इनमें से बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनकी शिकायत पुलिस तक पहुंच पाती है और उनके आरोपियों को सजा मिलती है, जबकि अधिकतर तो ऐसे ही आजाद घूमते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरी सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शरीफ हैं सूरत से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, अन्नू हैं कानपुर से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं प्रयागराज से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, राम प्रवेश हैं कोलकाता से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, धर्मेंद्र, राजदेव और राजभार हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, पवन हीना हैं हरियाणा से, रेणुका रामोशी हैं मुंबई से, पंकज कुमार हैं लखनऊ से, कैलाश शर्मा हैं जयपुर से, अनोखे लाल हैं यूपी से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, सुखदेव हैं जोधपुर राजस्थान से, फैजान हैं मालदीव से, संगीता हैं बलिया से, अंजुम खान हैं सूरत से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, रेखा आडवाणी हैं जयपुर से, नीरज शर्मा हैं उल्दासपुर से, अख्तर हुसैन हैं बारामुल्ला से, अलीशा उप्रेती हैं काठमांडू नेपाल से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, डीके बोरो हैं असम से, इमरान पारली हैं महाराष्ट्र से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, नेहा मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, राकेश फाजिका हैं पंजाब से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से और सबसे लास्ट में ओम प्रकाश हैं पंजाब से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।